नमस्ते दोस्तों। सब्र कर मेरे भाई, उड़ेंगे मगर अपने दम पे। हम कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर यूपीएससी हो गया या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो गया, सभी का बस यही लक्ष्य है कि अपने दम पे जाना जाए अपने जीवन में। इसी के लिए सभी लोग इस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, कठिन परिस्थितियों में दूसरे जगह घर से दूर रहकर इस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका मेन जो लक्ष्य है कि अपने दम पे जाने जाए। इस तरह के एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है सब्र, धैर्य बहुत ज्यादा आवश्यक है। पेशेंस रखें जिससे कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सके और अपने दम पे उड़ने में सफल हो सके। तो आइए इसी के साथ आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डेट है 18 जनवरी 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है, ग्रीनलैंड में पहले की तुलना में लगभग 20% अधिक बर्फ जो है वो बहुत तेजी से पिघल गया है। ये अनुमान लगाया गया है 2002 से लेकर 2023 तक। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका असर जो है सभी जगहों पे समान रूप से पड़ रहा है, खासकर कोस्टल एरिया में या फिर जितना भी पोलर रीजन है। ठीक है, सभी जगह बहुत तेजी से जो है बर्फ पिघल रहा है। अभी इस बार देखा गया है लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वहां पे बर्फबारी नहीं हो पाई है। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक दुष्परिणाम है। ठीक है, वहां का जो पारिस्थितिकी तंत्र है इससे प्रभावित हो जाएगा। इसके बारे में कुछ चीजें विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, अभी पाकिस्तान ने हवाई हमलों के बाद ईरान के साथ राजनयिक संबंध निलंबित कर दिए हैं। अभी हाल ही में ईरान द्वारा 3 देशों पर हमला किया गया, इराक, सीरिया और पाकिस्तान। तो क्यों किया गया इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और दोनों जो आर्टिकल है इसको समन्वित रूप से पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या कारण था। तो पहले जो है ईरान में हमला किया गया और उसके बाद उसके जवाब में ईरान द्वारा हमला किया गया। इसमें एक आतंकवादी समूह जो पाकिस्तान में शरण लिए हुए है, इसका बहुत ज्यादा भी नाम उछाला गया है मीडिया में, जैश अल अदल। तो याद रखिएगा ये नाम। ठीक है, इसके बारे में बहुत सी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, लाल सागर में लगातार देखा गया है हौतीस के द्वारा हमला किया जा रहा है। जितने भी व्यापारिक जहाज जो है रेड सी के थ्रू मेडिटेरियन सी में जाते हैं या फिर भूमध्य सागर में जाते हैं, तो ये बहुत ही व्यस्त रास्ता है, खासकर एशिया से यूरोप जाने के लिए। ठीक है, पानी के रास्ते से। तो इसी के अभी हाल ही में देखा गया है नवंबर से कि हौथीस द्वारा लगातार इन पे हमला किया जाता है। जितने भी व्यापारिक जहाज होते हैं, बड़ी मात्रा में इन जहाजों पर जो है सामान लेकर जाया जाता है आयात और निर्यात से संबंधित, तो ये अवरुद्ध किया जा रहा है। तो इसके क्या कारण है, अभी अमेरिका के द्वारा इसका प्रत्युत्तर भी दिया गया, जवाब भी दिया गया। और एक और मुख्य कारण है, हौथीस जो है उसको पहले वैश्विक आतंकवादी समूह में माना जाता था, लेकिन इसके द्वारा हौथीस को अपनी आतंकी सूची से हटा दिया गया था। और वहीं पे उसी समय अमेरिका को सऊदी अरब के द्वारा हौथी हमले के खतरे में चेतावनी भी दी गई थी कि इसको इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। और अभी वर्तमान समय में हौथीस के लगातार हमले देखे गए हैं, खास के गल्फ ऑफ अदन, मतलब कि अदन की खाड़ी हो गया या फिर बेब एंड मालतेब स्ट्रेट पे ही सबसे ज्यादा यहाँ पे हौथीस के द्वारा हमला किया जा रहा है। हौथीस जो है मुख्यतः जो है यमन में रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ये अदन हो गया, उसके बाद बेब एल मालदेव स्ट्रेट हो गया और उसी से रेड सी के रास्ते हम लोग मेडिटेरियन सी में जाते हैं। तो ये सभी चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, क्या कारण है और इसको नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि भारत के सामने समस्या उत्पन्न हो गया है कि अगर रेड सी पे इतना इस तरह का लगातार हमले किए जा रहे हैं, खास के व्यापारिक जहाजों पे, तो यहाँ पे भारत के द्वारा एक नया रूट अपनाया जा रहा है जो केप ऑफ गुड होप, मतलब कि साउथ दक्षिणी सिरे से होकर जाती है, जहां से लगभग 15 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं यात्रा करने में, मेडिटेरियन सी पहुंचने में। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा खर्च को आमंत्रित कर रहा है। इसी के लिए यहाँ पे समाधान निकालने की आवश्यकता है। और हौथीस जितने भी आतंकवादी समूह हैं जो रेड सी के मार्ग में, जो लाल सागर के मार्ग में लगातार हमले कर रहे हैं और अवरुद्ध कर रहे हैं व्यापारिक जहाजों को, उन्हें रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां जो है वो इंजीनियरिंग, डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन लास्ट में 12th के बाद वो लगातार जो है वो आर्ट्स ही चुनती है, कला ही चुनती है। इसके क्या कारण है, लड़के जो है ज्यादातर साइंस स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे। और उसके बाद इसी समय कोरिलेटेड जो है एक और आर्टिकल है कि आधे से अधिक युवा जो है वो बुनियादी गणित से जूझ रहे हैं, मतलब कि आधे से अधिक युवा जो है वो मैथ सब्जेक्ट से जूझ रहे हैं, मैथ से जूझ रहे हैं। तो इसके क्या कारण है और इसके समाधान के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, सभी चीजों को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, ग्रीनलैंड हैज लॉस्ट 20% मोर आइस देन प्रीवियसली थॉट स्टडी। ठीक है, यहाँ पे 2002 से
लगातार अध्ययन किया जा रहा है 2023 के बीच में, तो देखा गया इसकी तुलना करके तो लगभग 20% बर्फ जो है वो पिघल गए हैं, जिसके कारण जो है जो जल का स्तर है, जो महासागर का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके कारण जो कोस्टल रीजन पे या फिर आइलैंड कंट्री है उनके अस्तित्व पे सवाल उठ रहा है, ठीक है। और इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी हाल में COP28 हुए थे और इस तरह के लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं वैश्विक स्तर पे, परंतु सभी देश जो है वो कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बंट गए हैं, एक डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री। तो ये जो है डेवलप्ड कंट्री पहले से ज्यादा इन्वायरमेंट को खराब करके, लेकिन उसके भरण पोषण के लिए मुआवजे के रूप में जो पैसे देने होते हैं जो निर्धारित किए गए उसको देने से पीछे हट रहे हैं। इसी कारण इस तरह की समस्याएं आ रही है और सभी विकासशील देश जो है वो अपने अवसंरचना का विकास करने के लिए इस तरह कार्य कर रहे हैं। फिर भी लगातार प्रयास किया जा रहा है जो कार्बन इमिशन है उसको कम करने का, ग्रीन हाउस गैसों के इमिशन को कम करने के लिए, जिससे कि इस तरह का जो इफेक्ट दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं उसको कम किया जा सके, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं कि बुधवार को प्रकाशित शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ चादर से पहले की तुलना में लगभग 20% से अधिक बर्फ कम हो गया, ठीक है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है। पिछले कुछ अध्ययन से पाया गया है कि पिछले 2 दशक में ग्रीनलैंड की बर्फ की सतह से लगभग 5000 गीगा टन बर्फ नष्ट हो गए हैं, जो समुद्र के बढ़ते स्तर का एक प्रमुख कारण है, ठीक है। तो नए अध्ययन में संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1985 से 2022 तक ग्लेशियर टर्मिनल्स स्थिति, जहां ग्लेशियर समुद्र से मिलते हैं, कि लगभग 2,40,000 सैटेलाइट इमेज लिए हैं, ठीक है। उपग्रह छवियां ली गई है, जिसके कारण यह अनुमान लगाया गया है। देख सकते हैं इस फिगर में कि ये इतना बड़ा हिस्सा जो है ग्रीनलैंड का, ये कहीं ना कहीं जो है वो पिघल गया है। तो उन्होंने पाया कि पिछले 4 दशक में ग्रीनलैंड के किनारे के आसपास लगभग 1000 गीगा टन, उसको कहा जाता है 1 बिलियन टन के बराबर, या फिर 20% से अधिक बर्फ नष्ट हो गए हैं। तो इस परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बहुत ज्यादा है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर मौसमी परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील है। जो सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा बर्फ फैल जाते हैं, उसका मोटाई बढ़ जाता है और गर्मियों में पिघल जाते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के प्रति भी सबसे संवेदनशीलता है और 1985 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण गिरावट, सबसे ज्यादा 1985 के बाद से ही गिरावट आया है, ठीक है। लगातार जो बर्फ पिघल रहे हैं, तो ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर का पिघलना और अंटार्कटिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अनुमान है कि 2002 के बाद से समुद्र के स्तर में वृद्धि में 20% से अधिक का योगदान पड़ा है। मतलब कि अंटार्कटिका का योगदान तो बहुत ज्यादा था ही, उसके बाद दूसरे नंबर पे ग्रीनलैंड का योगदान है, जहां से बहुत बड़ी मात्रा में जो बर्फ जो है वो महासागर में जा रहे हैं, जिसके कारण महासागर का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हवाई हमलों के बाद ईरान के साथ राजनयिक संबंध निलंबित कर दिए हैं। तो इसे क्या क्या बातें हैं। इस्लामाबाद, मतलब कि पाकिस्तान ने 17 जनवरी को ईरान द्वारा पाकिस्तान के अंदर एक आतंकवादी समूह के 2 प्रमुख ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं इस फिगर में कि ईरान के द्वारा 3 जगहों पे हमला किया गया, एक पाकिस्तान में, एक इराक में और एक सीरिया में, ठीक है। हम लोग आगे भी देखेंगे कि क्या कारण है, पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा इस कार्रवाई जो एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान के द्वारा, इसे अवैध कार्रवाई कहा है और नाराजगी व्यक्त की है, और इसी के साथ एक धमकी के रूप में कहा गया है कि इसका गंभीर परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा पाकिस्तान के द्वारा कहा गया। तो ईरानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवादी समूह जैश अल अदल, ये नाम याद रखिएगा, कहीं कोट करने में आवश्यकता पड़ सकता है, बहुत बार जो होता है आतंकवादी संगठन का नाम ही याद नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह के आतंकवादी संगठन का पनाह जो था पाकिस्तान में था, के 2 महत्वपूर्ण ठिकानों को मंगलवार रात मिसाइल और ड्रोन से नष्ट कर दिया गया ईरान के द्वारा। अब देख लेते हैं कि क्या कारण थे कि ईरान ने इन 3 देशों पे हमला किया। तो ईरान ने इराक, सीरिया और पाकिस्तान में हमला क्यों किया। तो इसका सबसे पहला शुरुआत हुआ था 15 दिसंबर 2023 को, पाकिस्तानी सीमा से लगभग 60 किलोमीटर दूर ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के रसक में एक पुलिस स्टेशन पर कई बंदूकधारियों ने हमला किया। हमले में कम से कम 11 ईरानी सुरक्षाकर्मी मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी जैश अल अदल ले ली थी, और इसी का प्रत्युत्तर दिया गया ईरान के द्वारा और पाकिस्तान में घुसकर इनके 2 ठिकानों को नष्ट किया गया, ठीक है। जो पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में सक्रिय एक सुन्नी इस्लामी समूह है, जिसे तेहरान द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में भी नामित किया गया। उसके बाद अगला मामला जो है 3 जनवरी 2024 को दक्षिण पूर्वी, ठीक है, इस क्षेत्र में ईरान के करमान में कुर्द फोर्स के, यहाँ पे कुर्द फोर्स जो थे कमांडर जनरल
कासिम सुलेमानी, उसी की मृत्यु जब 2020 में हो गई थी, उसी का एक सेरेमनी मनाया जा रहा था। एक स्मारक कार्यक्रम में फिर से दोबारा हमला किया गया आतंकवादी संगठनों के द्वारा, जिसमें लगभग 94 लोगों की मौत हो गई। तो इसका जो जिम्मेदारी लिया गया, इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह जो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए है, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने हमले की जिम्मेदारी ली। इसके कारण यहाँ पे हमला किया गया। उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई कब की गई? तो 15 से 16 जनवरी को ईरान ने इन सभी हमलों में जो जो लोग दोषी थे सिर्फ उन्हीं पे हमला किया गया। ये क्लियर कहा जा रहा है कि सिविलियंस पे हमला नहीं किया गया या किसी देश पे हमला नहीं किया गया। षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जवाबी हमले का दावा किया गया। सबसे पहले इसने इराक के कुर्दिस्तान की राजधानी एरबिल में मिसाइलें और कामिकेज ड्रोन लॉन्च किए, ठीक है, ईरान ने। उसके बाद ईरान ने यहां पे क्लियर कहा कि ईरान वास्तव में जो है इराक का दोस्त है, मित्र है, लेकिन अमेरिका का करीबी साझेदार इराकी कुर्दिस्तान, यहां ये इराक के संप्रभुता से अलग क्षेत्र है, ठीक है। तो इराकी कुर्दिस्तान का एक स्वायत्त क्षेत्र है, यहां पे हमला किया गया। तो उसी दिन 15 और 16 जनवरी को ईरान ने जिहादियों और विद्रोहियों द्वारा नियंत्रित उत्तर पश्चिम क्षेत्र सीरिया के, यहाँ पे सीरिया पे भी आक्रमण किया गया ईरान के द्वारा। तो सीरिया के इदलिब में कम से कम 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। तो ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों से संचालित होने वाले आईएस के जिहादियों को इदलिब में प्रशिक्षण मिलता है, इसी के लिए इदलिब पे अटैक किया गया, सीरिया के इदलिब पे, ठीक है, जो एक सुन्नी इस्लामी संगठन तहरीर अल शाम द्वारा चलाया जाता है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, तहरीर अल शाम, जिसे पहले सीरिया में अलकायदा की शाखा जवात अल नुसरा कहा जाता था, और IRGC ने दावा किया कि उनके हमलों ने इदलिब में आईएस प्रशिक्षण के शिविरों को नष्ट कर दिया। मेनली इसी के लिए यहाँ पे हमला किया गया कि इन प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट कर दिया जाए। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि क्यों ईरान ने जो है इन 3 देशों पे हमला किया, पाकिस्तान हो गया, सीरिया हो गया या फिर इराक हो गया, ठीक है। कारण समझ गए और डेट भी समझ गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें कहा जाता है अ सर्च फॉर डेटरेंस इन द रेड सी। मेनली इसमें कहा जाता है कि रेड सी में लगातार जो देखा गया है कि हौतीस के द्वारा यहाँ पे जो अदन की खाड़ी है, ठीक है, वहां पे एक क्षेत्र है बेब एल मैडम स्ट्रेट, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है हौतीस की, और हौतीस का सबसे मुख्य स्थान जो है वो यमन में है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है रेड सी में जाने के लिए, रेड सी से मेडिटेरियन सी में, जो कि यूरोप की ओर जाने के लिए सबसे फास्ट रास्ता है पानी के रास्ते से, ठीक है, सबसे ज्यादा व्यस्तम ये मार्ग है। तो यही बात क्लियर कहा जाता है कि यहाँ पे लगातार जो है हौतीस के द्वारा इन लोगों पे हमला किया जा रहा है। जितने व्यापारी जहाज से सामान ले जाते हैं उन पे हमला किया जाता है, या फिर उन्हें बंधक बना लिया जाता है, या फिर उनके सामान को लूट लिया जाता है, जिससे कारण लोग भयभीत हो गए हैं यहाँ पे। इसलिए एक भय पैदा करने की बात की जा रही है। शुरुआत में क्या हुआ कि यूएसए के द्वारा जो है हौतीस को आतंकवादी समूह के लिस्ट से हटा दिया गया यूएसए के द्वारा, जबकि सऊदी अरब के द्वारा पहले से ही यूएसए को सचेत किया गया था कि हौतीस वैसा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, हौतीस का हमला हो सकता है भविष्य में, और वैसा ही हुआ। हौतीस ने इस तरह का हमला रेड सी के क्षेत्र में कर दिया, ठीक है, जिसके बाद फिर से यूएसए के द्वारा वैश्विक आतंकवादी संगठन में हौतीस के नाम को शामिल कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेते हैं। ये जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है रेड सी में जाने के लिए, यहीं पे सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहता है हौतीस का, ठीक है। और हौतीस का होल्डेड एरिया जो है ये यमन में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ अदन, उसके बाद बेब एल मानदेव स्ट्रेट, ये जो है, और रेड सी, और इसी से आगे जो है वो मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। आस पास में कितने कंट्रीज है ध्यान रखिएगा, जैसे इरिट्रिया हो गया, उसके बाद ये स्ट्रेट हो गया बेब एल मानदेव स्ट्रेट, सोमालिया हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो इसके लोकेशन को ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो यमन स्थित हौथी विद्रोही जो हैं वो इजराइल हमले और गाजा पर बमबारी, अभी लगातार हाल ही में अभी भी चल ही रहा है ये युद्ध इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, ठीक है। तो इसकी भी बात की जा रही है, जिसमें लाल सागर मार्ग का उपयोग करके व्यापारी जहाजों पर हमला कर रहे हैं। तो नवंबर के मध्य में शुरू हुए हमले के साथ हौथीस ने ड्रोन एवं एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करके जहाजों पर चढ़ने या फिर चढ़ने की कोशिश की। यहां तक कि हेलीकॉप्टर का उपयोग करके भी गैलेक्सी लीडर के अपहरण का एक मामला भी सामने आया है। तो इस तरह के उपद्रव मचाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में खासकर, ठीक है। गल्फ ऑफ अदन हो गया या फिर रेड सी में हो गया हौथीस के द्वारा। तो हथियारों के विभिन्न तरीकों और
चुनाव विद्रोहियों के पास उपलब्ध संपत्ति के प्रकार और उन्हें प्राप्त करने वाले प्रशिक्षण के प्रकार का संकेत देता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हौथीज को अपनी आतंकी सूची से हटा दिया था। भले ही सऊदी अरब ने हौथी हमला मतलब कि हौथीस हमला के खतरे की चेतावनी ऑलरेडी दी थी, लेकिन एक नए घटनाक्रम में फरवरी के मध्य से अमेरिका ने हौथीस को एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकी समूह मानेगा। ठीक है, आने वाले फरवरी से, जो अन्य उपायों के साथ साथ वैश्विक वित्तीय प्रणाली तक उसकी पहुंच को भी अवरुद्ध करेगा। ठीक है, तो लाल सागर में निरोध की खोज का और क्या क्या कारण है, जैसे हौथी मिलिशिया के हमले। तो नवंबर के बाद से यमन के हौथी मिलिशिया के हमले ने लाल सागर सुएज नहर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग मालवाहक जहाजों के लिए असुरक्षा उत्पन्न कर दी है। तो इसका वैकल्पिक मार्ग क्या है, तो वही साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जा पाएंगे। ठीक है, तो वही वैकल्पिक मार्ग है। इससे माल के मार्ग में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। जहाज अब लंबे केप ऑफ गुड होप मार्ग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है और लागत भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो शिपिंग मार्गों में बदलाव, तो हमलों के बाद भारत के पश्चिमी गोलार्ध के लगभग 90% माल को केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भेजा जा रहा है। उसके बाद संविदात्मक निहितार्थ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट भी प्रभावित हो रहे हैं। तो खरीदार और विक्रेता अनुबंध के प्रकार के आधार पर प्रभाव जो है वो अलग अलग हो रहे हैं। माल ढुलाई लागत में वृद्धि होने के कारण कुछ खेपें रोक दी गई है। ठीक है, उसके बाद माल ढुलाई लागत में वृद्धि के और भी कारण है, जैसे माल ढुलाई लागत में काफी वृद्धि हो गई, कुछ मामलों में 6 गुना तक बढ़ गया है। इसे सभी खेप विशेष रूप से कम मूल्य या फिर उच्च मात्रा वाले कार्गो और खराब होने वाली वस्तुएं भी प्रभावित हो रही है। जो कच्ची चीजें हैं, सब्जियां जा रही है, ठीक है, फल जा रहे हैं, तो वो प्रभावित हो सकते हैं। लंबे तक ट्रांसपोर्टेशन में रहने के कारण वो खराब हो सकती है। तो भारत को क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के आयात पर प्रभाव। ठीक है, ये देख सकते हैं इस फिगर में अल्टरनेट क्या है, जैसे अभी जो जा रहा था यहाँ पे प्रभावित हो गया है ये मार्ग। ठीक है, रेड सी वाला। अब यहाँ से देखिए इतना घूमना पड़ रहा है, केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये इधर से जिब्राल्टर होते हुए यहाँ से मेडिटेरियन सी में जाएगा। ठीक है, या फिर इंग्लैंड में इस साइड जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 14 से 15 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो बढ़ी हुई आयात लागत, तो लंबे पारगमन समय और संकट के कारण आयात महंगा होगा और बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन की आवश्यकता होगी। ठीक है, ईंधन की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद आयात पर देश की उच्च निर्भरता को देखते हुए संकट जो है वो भारत में ईंधन की कीमतों को कम करने की योजना को भी प्रभावित कर सकता है। टैंकर बाजार की गतिशीलता, प्रभावों के लिए माल ढुलाई दरों में वृद्धि के बावजूद टैंकरों का व्यापक रूप से मार्ग परिवर्तन नहीं हुआ है अभी भी पूरे तरह से। तो वैश्विक और भारतीय प्रतिक्रिया क्या है इसके प्रति, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का रुख क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हौथी हमलों की निंदा की है और अमेरिकी सुरक्षा समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा इस तरह का एक अभियान चलाया जा रहा है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन के लिए और अधिक समर्थन की मांग की गई है। तो भारत की निगरानी की बात की जाए तो भारत सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए है और वाणिज्य सचिव अधिकारियों और व्यापार निकायों के साथ संभावित प्रभाव पर चर्चा भी की जा रही है, जिससे कि इसके कैसे नियंत्रित किया जा सकता है हौथीज को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर हम लोग रेड सी का उपयोग करते हैं, ठीक है, माल ढोने के लिए, तो 25.5 दिन लगता है भारत से। वहीं अगर केप ऑफ गुड होप से जाते हैं तो लगभग 34 दिन लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं अगर हम लोग रेड सी से जाते हैं तो मात्र 18,520 किलोमीटर ही लगता है, और जैसे ही अगर साउथ अफ्रीका से घूम के जाते हैं तो लगभग 25,000 किलोमीटर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष क्या है, निरंतर अनिश्चितता। तो लाल सागर की स्थितियां जो है वो वैश्विक, यहाँ पे लाल सागर पे लगातार समस्याएं रहती है। इजराइल भी वहीं पे, फिलिस्तीन भी वहीं पे है। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब का अरेबियन पेनिनसुला भी है। ठीक है, और लगातार जो सोमालिया से भी बहुत से डाकू लुटेरे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा विवाद रहता है इस क्षेत्र में। तो लाल सागर की स्थिति जो है वैश्विक और भारतीय व्यापार के लिए निरंतर चुनौतियां प्रस्तुत कर रही है, जिसका कोई तत्काल समाधान अभी भी नजर नहीं आ रहा है। अनुकूलन और निगरानी पर भी बात की जाए तो व्यवसाय और सरकारें विकास की निगरानी और प्रभाव को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन परिवर्तन को अपना रही है। तो दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, यह संकट जो है वो भू राजनीतिक संघर्ष के प्रति वैश्विक व्यापार मार्गों की संवेदनशीलता, इसी कारण तो बहुत से देश जो है लगातार दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं। जैसे भारत के द्वारा ईरान का उपयोग किया जा रहा है डायरेक्ट जो है वो यूरोप में पहुंचने के लिए। तो यही कारण है कि नए नए विकल्प ढूंढे जा रहे हैं।
तो इसी के संवेदनशीलता और विविध शिपिंग रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल कि क्यों रेड सी में इस तरह का हमला किया जा रहा है हौतीस के द्वारा और लगातार इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता और वैश्विक स्तर पे, सामूहिक स्तर पे इस पे एक कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, जिससे सभी को व्यापार में फायदा होगा। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। रूरल गर्ल्स वांट टू बी इंजीनियर्स, डॉक्टर बट चूज आर्ट्स। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जितने भी ग्रामीण लड़कियां हैं वो 10th से पहले तो चाहती है कि वे इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, परंतु जब 12th कर लेती है उसके बाद मैक्सिमम लड़कियां जो है वो आर्ट्स या ह्यूमैनिटी ही चुनती है। इसके क्या कारण है, इसके बारे में कुछ चीजें हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे ग्रामीण भारत में लड़के और लड़कियां लगभग सामान्य रूप से डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। वास्तव में ये जो इस पे 2 आर्टिकल आया है, ASER, उसी को कहा जाता है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अगला जो आर्टिकल है इसी से संबंधित है, वो मैथ्स से संबंधित है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी से संबंधित है। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है कि वास्तव में ASER द्वारा हाल ही में जारी किया गया सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रामीण स्तर पे लड़के और लड़कियां दोनों लगभग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं। 12th के बाद जो है वो साइंस लेना चाहते हैं, परंतु होता क्या है कि 12th के बाद जब लड़कियां एडमिशन लेती है तो उस समय मैक्सिमम लोग जो है लड़कियां आर्ट्स लेती है, लड़के जो है वो लड़कियों से ज्यादा साइंस लेते हैं। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे इस रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। इन व्यवसायों में जाने की इच्छा रखने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में थोड़ी अधिक ही होती है। इच्छा रखती है लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाती। जब उच्च अध्ययन के लिए स्ट्रीम चुनने की बात आती है तो उनकी भूमिकाएं उल्टा हो जाती है। ठीक है, 11वीं कक्षा और उच्चतर 11वीं या उसके बाद अधिक लड़के जो हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित, इसके बहुत से कारण है, सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया। नहीं है कि लड़कियों में क्षमता नहीं होती, यहाँ पे क्षमता की बात नहीं है, वहां पे कहीं ना कहीं परिवार, परिवेश, ठीक है, ये सारी चीजें भी प्रभावित करती है। आर्थिक स्थितियां, ग्रामीण स्थितियां, उसके बाद पितृसत्तात्मक सोच, ये सारी चीजें जो है अफेक्ट करती है इस तरह के पाठ्यक्रम को चुनने के लिए। तो यही बात कहा जा रहा है कि 11वीं के बाद लगातार देखा गया है कि लड़के तो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, गणित को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के विपरीत अधिक महिलाएं जो है वो कला या फिर मानविकी, आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटी को चूज करती है। तो कुल मिलाकर 18.2% लड़कियां और 16.7% लड़के जो हैं वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं 10th तक। यही 16% लड़कों में से 36% लड़के परस्यू कर पाते हैं अपने गोल को। इसी 16% जो चाहते थे डॉक्टर और इंजीनियर बनना, उनमें से 36% इस स्ट्रीम को लेके अपने सपने के लिए आगे बढ़ जाते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। वहीं बात किया लड़कियों के लिए, ठीक है, तो मात्र इस 18% की सोच वाली लड़कियों में मात्र 28% लड़कियां ही ऐसा कर पाती है। तो यह निष्कर्ष पिछले सितंबर-नवंबर, ठीक है, कि 28 जिलों में 14 से 18 आयु वर्ग के ग्रामीण छात्रों के बीच ASER, ठीक है, वही एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स के सर्वेक्षण से पता चला है। ठीक है, तो इसके कुछ चार्ट्स को हम लोग देख लेंगे और उस पर तुलना कर लेंगे। जैसे चार्ट 1A क्या कहता है, तो चार्ट 1A कहता है 14 से 18 आयु वर्ग के उन लड़कों का प्रतिशत दिखाता है जो डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चार्ट 1, ठीक है, यहाँ पे उन लड़कों को बस दिखाता है कि जो लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, और बी में वही गर्ल्स को दिखाया जाता है, लड़कियों को, जो लड़कियां डॉक्टर इंजीनियर बनने की इच्छा रखती है 10th तक, लेकिन 11th में आने के बाद फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं। उसी की बात यहाँ पे फिगर में की जा रही थी। और वही चार्ट बी में उस आयु वाली लड़कियों की बात की जाए जो हम लोगों ने बात किया, तो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में छात्रों की एक बड़ी संख्या इन व्यवसाय के लिए इच्छुक है, मतलब इंजीनियर बनने के लिए और डॉक्टर बनने के लिए, जो सर्वेक्षण में शामिल सभी जिलों में लड़कों और लड़कियों दोनों से अलग है। जैसा कि अपेक्षित था कि दक्षिण के जिलों, विशेष रूप से केरल के एर्नाकुलम, तमिलनाडु के पेरम्बलूर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से आने वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या जो है डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा रखते हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में वाराणसी भी अग्रणी रहा है। हालांकि अनंतनाग में छात्रों की आकांक्षा और उन्होंने जो अध्ययन किया है उसके बीच एक बेमेल संबंध है। ठीक है, मतलब सोचते कुछ हैं और एडमिशन कहीं और ले लेते हैं। उदाहरण के लिए 39.5%, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा अनंतनाग का, तो 39.5% लड़के और 42.8% लड़कियां डॉक्टर या इंजीनियर बनने की इच्छा तो रखते हैं अनंतनाग में, लेकिन सभी छात्रों में से केवल 16.5% ने 11वीं कक्षा या फिर उसके ऊपर में, इसी को यहाँ पे डोनोट किया गया है स्टीम, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स। इसी का विरोधाभास की बात की जा रही है यहाँ पे कि इतना बड़ा विरोधाभास
किसी भी अन्य जिले में दर्ज नहीं हुआ जितना बड़ा अनंतनाग में देखा गया है। ठीक है, तो वास्तव में दक्षिणी जिलों और वाराणसी में स्टीम पाठ्यक्रमों के लिए दाखिल लेने वाले छात्रों की हिस्सेदारी ऐसे व्यवसाय में प्रवेश करने की इच्छा रखने वाले की तुलना में बहुत ही अधिक है। तो ये बातें हैं जहां पे वाराणसी की बात की जा रही है या फिर दक्षिणी जिलों में सबसे ज्यादा लोग इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। तो एर्नाकुलम, पेरम्बलूर और श्रीकाकुलम में 60% से अधिक छात्रों ने स्टीम पाठ्यक्रम चुना है। ठीक है, इस तरह के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स चुना है। ठीक है, तो वाराणसी में लगभग 26.7% लड़कियां और 27.1% लड़के ने इन व्यवसायों में प्रवेश करने की इच्छा रखते हैं और सभी छात्रों में से 50% से अधिक ने STEM चुना। ठीक है, साइंस स्ट्रीम चुना। तो यूपी में हाथरस में लगभग 66% छात्रों ने इस तरह का साइंस स्ट्रीम को चुना है। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे दर्शाया जाता है सेकंड में। ठीक है, जो लड़कियों की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इसी की बात की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा लोग साइंस चुने हैं और कौन से जैसे कि वाराणसी हो गया या फिर साउथ के कुछ जिले हो गए जहाँ पे लड़के जो हैं सबसे ज्यादा साइंस स्ट्रीम को चुने हैं। ठीक है, देख सकते हैं वाराणसी हो गया, हाथरस हो गया। ठीक है, द चार्ट शोज द स्ट्रीम चूजन बाय स्टूडेंट इन ग्रेड 11th क्लास में और हायर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। तो इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। अब आगे देख लेते हैं तालिका 3 और 4 में क्या कहा जाता है। तो इसी की बात की जा रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा हो गया या पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और उड़ीसा के संबलपुर में अपेक्षाकृत कम छात्र जो है वो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के इच्छुक होते हैं। तो यह उच्च शिक्षा में स्ट्रीम की उनकी पसंद को परिलक्षित करता है, जिसमें 80% या अधिक छात्र कला या फिर मानविकी। ये भी देख सकते हैं कि राजस्थान के लोग ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटी और आर्ट्स चुनते हैं। जब सभी जिलों पर विचार किया गया तो लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियों ने कला या फिर मानविकी को चुना है, जैसा कि तालिका 3 में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें दिखाया गया है ऑलरेडी। तालिका 3 में वही बात कहा जाता है। ये आर्ट्स कितने लोगों ने चुना है, बॉयज और गर्ल्स की बात की जा रही है। तो 11वीं और 12वीं में STEM मतलब कि साइंस स्ट्रीम चुनने के लिए कितने छात्र स्नातक के दौरान कला और मानविकी चुन लिए। ठीक है, और यह पढ़ने में दिलचस्प है, जबकि 11वीं और 12वीं में मात्र 33% या अधिक छात्रों ने STEM मतलब कि साइंस को स्ट्रीम के रूप में चुना है। जब तक वे कॉलेज में शामिल हुए यह हिस्सेदारी घटकर केवल 20% हो गया। ठीक है, कॉलेज में गए तो और कम हो गया, जैसा कि तालिका 4 में कहा गया है। इसमें भी वही बात कहा जाता है, जो कॉलेज में गए डिग्री लेने के लिए उस समय लोगों का जो है वो साइंस के प्रति और रुझान घटता गया है। ठीक है, तो ऐसा बड़ा बदलाव धन की कमी मुख्य कारण हो सकती है। बहुत महंगे जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन भी होती है, जैसे IIT हो गया। ठीक है, या फिर नीट हो गया। तो ये सारी चीज़ों को निकालने से ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहाँ कम खर्च होगा। इसके अलावा जो छात्र साइंस पाठ्यक्रम में नामांकित होते हैं वे पढ़ने और गणित के कौशल के मामले में कला और मानविकी के छात्रों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। ये बात भी कहा जाता है। ऐसा बेहतर साइंस पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले कॉलेजों में प्रवेश करने के लिए आवश्यक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के कारण होता है। जैसे IIT की जो लोग तैयारी करते हैं उसका 10 से 12 तक बहुत ही अच्छा बेस बना रहता है, तो इसलिए वो देखते हैं। UPSC में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ज़्यादा प्रभुत्व रहता है, लेकिन ठीक ठाक परसेंटेज में उनका हर एक बार सिलेक्शन होता है। तो इसी की बात इस फिगर में कही जा रही है। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि लड़के और लड़कियों ने 10th से पहले प्रयास तो करते हैं, लड़कियां खास कर कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनेंगी, लेकिन वो जैसे ही 12th पास करती है या फिर 10th के बाद ही जाती है तो ज़्यादा ज़्यादा वो ह्यूमैनिटी या आर्ट्स की तरफ चली जाती है। इसके और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। उसके अगला आर्टिकल भी इससे कोरिलेटेड है, जैसे ओवर हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विथ बेसिक मैथ्स। मतलब यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि आधे से अधिक युवा जो हैं वो बुनियादी गणित से जूझ रहे हैं। इसका भी रिपोर्ट दिया गया है ASER के द्वारा ही। ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इसमें 14 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच यहाँ पे एक सर्वे किया गया। नागरिक समाज संगठन प्रथम, ये याद रखिएगा, नागरिक समाज संगठन प्रथम द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया। उसी में पाया गया, जो सर्वेक्षण लगभग 26 राज्यों के 28 जिलों में किया गया, जिसमें लगभग 34,745 छात्रों की मूलभूत पढ़ने और अंकगणित क्षमताओं का आकलन किया गया। इसी से पता चला है कि लगभग आधे से अधिक जो युवा हैं वो गणित में पीछे रह गए हैं। इसमें छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों और उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने और गणित क्षमताओं और डिजाइन जागरूकता को कौशल को चर्चा किया जाता है। कुल मिलाकर 14 से 18 वर्ष के 86.8% बच्चों की शैक्षणिक संस्थान में नामांकन है और नामांकन में थोड़ा लिंग अंतर है, लेकिन उम्र के हिसाब से उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। रिपोर्ट से पता चला है कि नामांकन नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत मात्र 14 साल के युवाओं के लिए 3.9% है। वहीं यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है कि
18 साल वाले जो है नामांकन कम लेते हैं, लेकिन 14 साल वाले मात्र 3.9% ही ऐसा नामांकन नहीं लिए। तो इस आयु वर्ग के अधिकांश लोग जो हैं वो आर्ट्स या फिर ह्यूमैनिटी, कला या फिर मानविकी में एडमिशन ले लेते हैं। तो 11वीं कक्षा या फिर यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 14 साल में बहुत कम लोग हैं वो मैथ्स छोड़ते हैं, लेकिन 18 साल में बहुत बड़ी संख्या में मैथ्स छोड़कर ह्यूमैनिटी में आते हैं, ठीक है, या फिर आर्ट्स में आते हैं। तो 11वीं कक्षा या फिर उच्चतर में आधे से अधिक जो कला और मानविकी स्ट्रीम में नामांकित होते हैं, और पुरुष की तुलना में महिलाएं विज्ञान को, प्रौद्योगिकी और इसमें नामांकित होने की, वही बात कहा जा रहा है जो पिछले आर्टिकल में था कि साइंस के स्ट्रीम में पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उसकी संख्या कम होती है एडमिशन लेने में। तो बुनियादी चुनौतियां क्या क्या हैं? तो सर्वेक्षित युवाओं में से केवल 5.6% ने बताया कि वे वर्तमान में व्यावसायिक प्रशिक्षण या अन्य संबंधित पाठ्यक्रम ले रहे हैं। कॉलेज स्तर पर युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है 16.2% लेने की सबसे अधिक संभावना है। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि अधिकांश युवा जो है वो 6 महीने या उससे कम अवधि के लघु अवधि के पाठ्यक्रम ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह की बातें की जाए, लेकिन लड़कियां इसमें पीछे रह जा रही है। तो बुनियादी पढ़ने, गणित और अंग्रेजी क्षमताओं जैसी क्षमताएं, रोजमर्रा की गणनाओं में बुनियादी कौशल विकास का अनुप्रयोग, लिखित निर्देश को पढ़ना समझना, वित्तीय गणनाएं जिन्हें वास्तविक जीवन में करने की आवश्यकता होती है। लगभग 25% अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ जो है वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पा रहा। अभी भी देखा जाता है सरकारी स्कूलों में कि लगभग जो क्लास 2 में बच्चे हैं वो भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक है। तो आधे से अधिक लोग विभाजन की समस्या से जूझ रहे हैं, जो कि स्थानीय भाषा से डायरेक्ट हिंदी या अंग्रेजी में स्विच करते हैं, उनको ये समस्या होती है, ठीक है। और 14 से 18 साल के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसी समस्या को सही ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि 14 से 18 साल होने के बावजूद मात्र 43% ही कामयाब होते हैं फ्लुएंट पढ़ने में, बाकी लगभग 56.7% लोग वैसे ही होते हैं, ठीक है। तो यह कौशल आमतौर पर मानक 3 और 4 में अपेक्षित होता है। तो रिपोर्ट में कहा गया कि आधे से कुछ अधिक अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं। इसी की बात यहाँ पे कही जा रही है कि स्थानीय भाषा से इतर अगर कोई भी दूसरे लैंग्वेज में अगर स्कूल में पढ़ाया जाता है तो उसको सीखने में बच्चों को समय लग जाता है। तो क्षेत्रीय भाषा में मानक, जबकि महिलाएं जो है 76% अपनी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ती है, तो मानक 2 स्तर का पढ़ाने में पुरुषों 70.9% की तुलना में बेहतर होती है। तो यही बात कहा जाता है कि क्षेत्रीय भाषा में अगर महिलाएं भी होती है और उसे स्विच किया जाता है नए लैंग्वेज सिखाने में, तो महिलाएं जल्दी सीख लेती है नए लैंग्वेज। पुरुष जो होते हैं वो अंक गणित, अंग्रेजी पढ़ने में महिलाओं की तुलना में बेहतर होते हैं। उसी की बात यहाँ पे कही जाती है कि सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और वे उसका उपयोग करना जानते हैं। जो लोग स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं उसमें से पुरुष 43% के पास अपना स्मार्टफोन रखने की संभावना है। वहीं महिलाएं जो है वो 19.8% की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है, महिलाओं से दोगुना से भी अधिक, मात्र 19.8% महिलाएं जो है वो स्मार्टफोन रख सकती है या फिर चला सकती है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर का उपयोग करना कम होता है। मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले सभी कार्य में पुरुषों ने महिलाओं से बेहतर प्रदर्शन किया है और शिक्षा स्तर के साथ डिजिटल कार्यों पर प्रदर्शन में भी सुधार होता है। तो बुनियादी पढ़ाने की जो दक्षता के साथ डिजिटल कार्यों की क्षमता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो यही सारी चीजें जो थी, दोनों ही लास्ट के आर्टिकल में यही बात कहा जा रहा था कि जो 14 से 18 साल का जो उम्र होता है उसमें किस तरह का चेंजेज आते हैं। लोग सोचते तो हैं ग्रामीण स्तर पे लड़के और लड़कियां दोनों बराबरी में कि हम बाद में 10th के बाद जो है साइंस स्ट्रीम लेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, लेकिन बाद में वो आर्ट्स ले पाते हैं। उनकी समस्याएं बहुत सारी होती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा स्मार्टफोन की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी लड़के ही आगे होते हैं, या फिर मैथ्स की बात हो जाती है, या फिर इंग्लिश पढ़ने की बात होती है, क्योंकि लड़कों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, लड़कियों को एक्सपोजर कम मिलता है, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा होती है खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी कारण इस तरह की प्रभाव देखने को मिलता है लड़कियों पे, ठीक है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।